राहुल ट्रंप का चीन वाला एटम बम फुस। जिनपिंग ने पीएम मोदी के लिए क्या गजब कर दिया कि ट्रंप का इलाज हो गया। पीएम मोदी के चीन पहुंचने के पहले कौन सी डील की तैयारी जो पूरा गेम पलट कर रख देगी क्या। पुतिन से मिलने के पहले ट्रंप का बड़ा बयान, खुद मान लिया क्या कि मोदी ही रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं। ट्रंप के टैरिफ बम वाले धमाके से बचने के लिए भारत ने कौन सा हथियार निकाल लिया है, आज सबसे पहले इसके बारे में भी बताऊं। आपने कभी किसी सनकी को देखा है जो किसी और पर बाइक चढ़ाने की कोशिश करता है और फिर ऐसा बैलेंस बिगड़ता है कि खुद लथपथा के गिर जाता है। यही हाल डोनाल्ड ट्रंप का हो रखा है बॉस। अब उम्र का तकाजा कहिए या खुद के पावरफुल देश अमेरिका का प्रेसिडेंट होने की सनक कहिए, जो भी कह लीजिए, ट्रंप ने हाल के दिनों में जो टैरिफ वाले कांड किए और उसमें भी जिस तरह से भारत से भिड़ गए, उसने आपदा में अवसर तलाशने वाले नरेंद्र मोदी के लिए जैकपॉट के दरवाजे खोल दिए। जिस बात के बारे में लोग हाल के दिनों तक सपने में भी नहीं सोच रहे, वो आज की डेट में हकीकत बनता दिख रहा है। ट्रंप के अफलातूनी फैसलों के चक्कर में चीन और भारत बॉस इतनी तेजी से करीब आते चले जा रहे हैं कि क्या बताऊं। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीन 2 कदम बढ़कर आगे, 1 कदम पीछे हटता है और 1 कदम जमीन कब्जाने की नीति पर चलता है, वो भारत से दोस्ती की जमीन तैयार करने के लिए 2 कदम नहीं 4-4 कदम आगे बढ़ रहा है और पीछे भी नहीं हट रहा। ट्रंप के टैरिफ वार के चक्कर में चीन भारत के साथ फ्रेंडशिप डे नहीं, पूरा फ्रेंडशिप महीना मना रहा है भाई। चीन हर दिन भारत के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है। अब खबर यह है कि भारत और चीन के बीच 5 साल से ठप बॉर्डर ट्रेड फिर से शुरू होने की संभावना है। उधर गलवान झड़प के बाद चीन के विदेश मंत्री पहली बार भारत यात्रा पर आ रहे हैं और वहां क्या चर्चा होगी, यह बहुत इंपॉर्टेंट। इतना ही नहीं, चीन ने अब भारत के लिए वो कर दिया है जिसके बारे में सुनकर ट्रंप के पैरों तले भी जमीन निकल जाएगी। भारत चीन की कौन सी डील हो सकती है पीएम मोदी के चीन जाने के पहले, वो भी आज आपको बताऊंगा विस्तार से। लेकिन इधर भारत चीन करीब आ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे थे वहां संसद में खड़े होकर कि चीन पाकिस्तान करीब आ रहे हैं। फिलहाल तो भारत और चीन करीब आते दिख रहे हैं। उधर ट्रंप भिखारी पाकिस्तान को अपने आगे दो मिलाने पर मजबूर करके ही खुश है। मुनीर को कैसे पाकिस्तान में लोग अमेरिका का टॉमी बुलाने लगे हैं, वो आगे चैप्टर में बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि भारत को मजबूर ना कर पाने और ना झुका पाने की ट्रंप की झल्लाहट इतनी बढ़ गई भाई की कि ट्रंप ने पुतिन से कल होने वाली मीटिंग के पहले भारत को नई धमकी दी है। ट्रंप यह धमकी दे रहे हैं कि अगर पुतिन से उनकी मीटिंग फेल हो गई तो वो दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाले होनहार भारत पर टैरिफ लगा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री ने कह दिया है कि अगर पुतिन से बात नहीं बनी तो वो भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगा देंगे। ये क्या बात हुई भाई। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी मुलाकात से पहले पुतिन को धमका दिया है कि अगर बात नहीं बनी तो रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये सब देखकर लोग पूछ रहे हैं कि ट्रंप के दिमाग में केमिकल लोचा हो रखा है क्या, जिसको देखो धमकाने लग रहे हैं। लेकिन इस बीच कैसे ट्रंप ने यह मान लिया है कि रूस यूक्रेन युद्ध मोदी ही रुकवा सकते हैं, आज आपको यह भी बताऊं। भारत चीन रूस की तिकड़ी क्या नया कमाल करने जा रही है। मोदी अब अमेरिका को छोड़ कौन कौन से देश के साथ व्यापार करने वाले हैं। भारत चीन क्या कभी दोस्त हो सकते हैं और चीन भारत के लिए कैसे गजब गजब फैसले ले रहा है, आज ये सब आपको दिखाऊं। उससे पहले जो घमासान मचा है उसकी एक झलक देखिए। There will be very severe consequences. व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। पूरी दुनिया में इस वक्त भारत और चीन की बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि क्या ही गजब हो रहा है। चीन और भारत की इतनी जबरदस्त दोस्ती कैसे होने लगी, लोग पूछ रहे हैं। चीन तो भारत की दोस्ती के लिए ऐसा बिछा जा रहा है, दोस्ती के को लेकर ऐसे ऐसे बयान दे रहा है चीन, जिन्हें सुनकर ही ट्रंप का बीपी हाई हो रहा होगा। भारत और चीन की दोस्ती की सबसे बड़ी खबर तो आज आई है। खबर यह है कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर व्यापार शुरू हो सकता है। एलएसी पर टेंशन के बाद यह व्यापार ठप हो गया था। अब 5 साल बाद इसके फिर से तेजी पकड़ने की संभावना है। इसके लिए भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही है। यह खबर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रंप इस वक्त ट्रेड को लेकर भारत और चीन दोनों से भिड़े हुए हैं। लेकिन ट्रंप को बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि जो खेल ट्रंप ने शुरू किया
उसे भारत और चीन मिलकर खत्म करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत से दोस्ती करने और फिर से बॉर्डर ट्रेड शुरू करने को लेकर चीन बहुत ज्यादा सीरियस है। बॉर्डर से ट्रेड को फिर से इसलिए खोलने की बात चल रही है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि बातचीत सभी ट्रेड पॉइंट्स पर हो रही है और उन्हें फिर से शुरू करने के लिए हो रही है। इसमें उत्तराखंड में लिपुलेख पास है, हिमाचल में शिपकीला पास, सिक्किम में नाथुला पास शामिल है। अगर भारत और चीन के बीच व्यापार शुरू होगा तो इससे दोनों देशों का फायदा होगा। दोनों देश बड़े बाजार हैं, दोनों पड़ोसी देश हैं, दोनों के पास बड़ी संख्या में आबादी है जो किसी भी सामान को खपा सकती है। पड़ोसी देश होने की वजह से ट्रेड आसान रहता है, लॉजिस्टिक की लागत कम आती है। यानी वहां ट्रंप सोच रहे थे कि हम अमेरिका के बाजार में भारत का सामान महंगा करेंगे, अब देखते हैं मोदी क्या करेंगे। यहां भारत और चीन के बीच ऐसे संबंध सुधरने की शुरुआत हो रही है कि भाई लोग पूछ रहे हैं कि अमेरिका की जरूरत कितनी रह जाएगी फिर। इतना ही नहीं, मोदी और कौन कौन से नए मार्केट को भारत के लिए खोल रहे हैं वो भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन भारत और चीन के ये संबंधों के सुधरने की शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत और चीन के बीच बॉर्डर व्यापार का लंबा इतिहास है। मसाले, कालीन, फर्नीचर, औषधीय पौधे, मिट्टी के बर्तन, पशुचारा, ऊन और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसी चीजों का लेन देन भारत और चीन के बीच सदियों से होता रहा है। लेकिन यह व्यापार बहुत सीमित लेवल पर होता था, जो कोविड और गलवान झड़प के बाद बिल्कुल ठप सा पड़ गया था। भारत और चीन की दोस्ती अचानक कुछ हफ्तों में कैसे बढ़ गई, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे चीन ने भारत को यूरिया निर्यात पर लगे बैन में ढील दे दी है। 2023 में चीन ने भारत को यूरिया निर्यात रोक दिया था। अब भारत फिर से चीन से यूरिया मंगा सकता है। भारत दुनिया में यूरिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। जवाब में भारत ने भी चीन को रेयर डीजल भेजा है। 4,96,000 बैरल अल्ट्रा लो सल्फर डीजल भारत चीन को दे रहा है। भाई दुनिया हैरान है कि क्या ही हो रहा है। जो चीन ये कहते हुए यूरिया देने से मना कर रहा था कोविड के बाद कि नहीं हमारे यहां अपनी खपत नहीं दे पाएंगे सबको, फिर दूसरों के लिए खोला तब भी भारत को नहीं दिया। अब अचानक चीन खुद आगे बढ़ के कह रहा है कि लो ना दोस्त, यूरिया ले लो हमारे यहां से। तो भारत भी कह रहा है कि हमारे यहां से डीजल ले लो तुम। गजब हिसाब चल रहा है भाई। ट्रंप के चक्कर में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है क्या? इतना ही नहीं, अप्रैल में चीन ने भारत को झटका देने के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्यात को सीमित कर दिया। लेकिन अब यह भी खबर आ रही है कि भारत और चीन के बीच रेयर अर्थ मैग्नेट पर भी बात हो रही है। चीन के दूतावास ने भारत की कुछ कंपनियों को वीजा भी जारी किया है, जिससे ये कंपनियां चीन जाकर रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई को सुनिश्चित कर सकें। साल 2025 में ही भारत चीन से 306 करोड़ रुपए की कीमत के रेयर अर्थ मैग्नेट इंपोर्ट कर चुका है। ऐसी भी खबरें हैं कि पीएम मोदी जब इसी महीने के अंत में चीन जाएंगे तो उस वक्त भी दोनों देशों के अधिकारियों के बीच रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई पर बात होगी। इसके अलावा यह भी खबर है कि भारत और चीन की बातचीत में जो टॉप एजेंडा है उसमें रेयर अर्थ मैग्नेट, फर्टिलाइजर्स और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। यानी भारत और चीन कमोबेश इस वक्त इस तरह से एक दूसरे के हित के बारे में सोच रहे हैं जैसा दशकों से नहीं हुआ है। गजब ही हो रखा है। और ट्रंप अपने घमंड के चक्कर में भारत से दूरी बढ़ा रहे हैं। इस चक्कर में भारत और चीन तेजी से पास आ रहे हैं। आप यह भी देखिए कि भारत की एयर इंडिया वॉशिंगटन के लिए फ्लाइट कुछ समय के लिए बंद कर रही, तो वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन के बीच अगले महीने से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो सकती है। भारत सरकार ने एयर इंडिया और इंडिगो को इसके लिए निर्देश दिया है। चीन के लिए डायरेक्ट फ्लाइट के लिए शॉर्ट नोटिस पर तैयार रहने को कहा गया है। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सेवा कोविड के बाद से ही बंद है। यानी एक एक स्टेप आप देखते जाइए, ऐसा लग रहा है कि चीन जो है वो 4 कदम आगे बढ़ रहा है, और चूंकि चीन पर आप खुल के भरोसा नहीं कर सकते तो भारत भी 2 कदम आगे बढ़ा रहा है। वहीं चीन भी दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट की वकालत कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत और चीन दोनों की कुल आबादी 2 अरब 80 करोड़ है। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट से सहयोग और ट्रैवल बढ़ेगा। पिछले कुछ समय से चीन इस मामले पर भारत के साथ बात कर रहा है। यानी दोनों देश इस मामले में सेम पेज पर है और जल्दी ही भारत से चीन और चीन से भारत के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू हो सकती है। अगर भारत चीन की दोस्ती हो गई तो ट्रंप की सारी अकड़ निकल जाएगी बॉस, क्योंकि भारत इतना बड़ा मार्केट, चीन इतना बड़ा मार्केट और दोनों शक्तिशाली देश। ट्रंप जो टैरिफ चिल्ला रहे हैं उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी।
और ऐसा इसलिए क्योंकि गलवान के बाद 5 साल से भारत चीन में जो टकराव था उसकी वजह से, आपको मैंने अभी बताया कि एलएसी पर जो व्यापार था सीमा पर, वो तो ऑलमोस्ट रुका ही हुआ टाइप से था, लेकिन जो बाकी व्यापार चल रहा था दूसरे रास्तों से वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा था, जबकि अमेरिका को इसका फायदा हो रहा था, वहां तेजी से व्यापार बढ़ रहा था। जैसे अगर आप देखेंगे कि भारत और चीन के बीच और भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार हो रहा था, अगर आप उसको देखने जाएंगे 2020 में भारत चीन व्यापार कितना था भाई? 2020 में यह था 88 बिलियन डॉलर, भारत और चीन के बीच ये व्यापार 88 बिलियन डॉलर। 2024 में ये कितना हो गया घट के, ये बढ़ के ये हुआ 118 बिलियन डॉलर, 118 बिलियन डॉलर, यानी 88 से 118 हुआ बस। जबकि अगर आप भारत अमेरिका देखेंगे, भारत यूएस का देखेंगे व्यापार, तो 2020 में कितना था? 80 बिलियन डॉलर था, यानी चीन से कम था, लेकिन 2024 में यह बढ़कर 212 बिलियन डॉलर हो गया। आप देख रहे हैं, यानी चीन से व्यापार उतना नहीं बढ़ा जितना अमेरिका से बढ़ा। और डोनाल्ड ट्रंप को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि भारत और अमेरिका की दोस्ती में अमेरिका का बड़ा फायदा था, लेकिन अब जिस तरह से ट्रंप ने भारत से रिश्ते बिगाड़ लिए हैं और जिस तरह से भारत पर टैरिफ लगाया, उससे ट्रंप और अमेरिका का ही नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका के साथ व्यापार कम हो जाएगा और उधर चीन से जिस तरह से भारत की दोस्ती बढ़ रही है, उसमें चीन के साथ भारत का व्यापार बढ़ जाएगा। यही ट्रंप का नुकसान है और भारत चीन का फायदा। ट्रंप टैरिफ लगाकर भारत का नुकसान करने चले थे, लेकिन ट्रंप ये भूल गए कि चीन और भारत दोनों बड़े मार्केट हैं, और अगर दोनों में दोस्ती हो गई तो फिर ट्रंप का टैरिफ का तमाशा फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि भारत के जिन उद्योगों पर ट्रंप के टैरिफ का असर पड़ेगा, वो उद्योग अब चीन जैसे दूसरे मार्केट देख रहे हैं। जैसे आप देखिए कि हमारे यहां जो जेम्स और ज्वेलरी की इंडस्ट्री है, उस पर अमेरिका के टैरिफ का असर पड़ेगा, लेकिन भारत के जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी GJEPC के मुताबिक चीन और हांगकांग से भारत के हीरों और सोने के गहनों की भारी डिमांड आ रही है। जुलाई में भारत के हीरे, माणिक और ज्वेलरी के निर्यात में करीब करीब 16% की बढ़त आई है। भारत के हीरों और आभूषणों का सालाना निर्यात 18,756 करोड़ रुपए पहुंच गया है। कटे हुए और पॉलिश्ड हीरों का निर्यात ऑलमोस्ट 18% बढ़कर 9,230 करोड़ रुपए का हो गया। सोने के आभूषणों का निर्यात भी 16% बढ़कर 7,005 करोड़ रुपए का हो गया। हीरों और सोने के गहनों का निर्यात बढ़ने की वजह खास तौर पर हांगकांग से आई भारी डिमांड, यानी भारत के लिए नए बाजारों से ऑर्डर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हीरों और सोने के गहनों का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि हम भारत का सामान अमेरिका में महंगा कर देंगे तो जैसे भारत बचेगा ही। भाई, भारत आपदा में अवसर तलाशने वाला देश है, वो और मार्केट तलाश लेगा, तुम अकेले बैठे हो। एक तरफ भारत नए नए बाजार तलाश रहा है, दूसरी तरफ भारत दूसरे देशों के साथ अपनी ट्रेड डील को भी तेजी से आगे बढ़ाने में लगा है, ताकि भारत के एक्सपोर्टर्स को नए नए मार्केट मिल सके। खबर है कि भारत ने यूरोपियन यूनियन को और कुछ लैटिन अमेरिकी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फास्ट ट्रैक कर दिया है। साल 2024 में यूरोपीय यूनियन भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इसके अलावा भारत चिली, पेरू, आयरलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड के साथ भी FTA पर बात कर रहा है। पिछले महीने ही पीएम मोदी ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होने की उम्मीद है। और मैंने आपको याद है पाठशाला में दिखाया था, जिस वक्त ट्रंप ने पूरी दुनिया में टैरिफ का हंगामा शुरू ही किया था और तब भारत पर टैरिफ उतना लगाया भी नहीं था, तभी नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा, यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष से मुलाकात कर ली। तभी मोदी ने शुरू कर दिया था भाई कि इसका भरोसा नहीं है जो इसके लक्षण दिख रहे हैं ट्रंप के, दूसरा रास्ता देखो किधर से हाईवे पे से होकर निकलना है। इसके अलावा पीएम मोदी ने भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। मोदी सरकार जल्द ही निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2,250 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें MSME से जुड़े एक्सपोर्टर्स की संख्या बढ़ाने और फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स की आर्थिक मदद की जाएगी। उन्हें आसान शर्तों में लोन देना, विदेशों में वेयर हाउसिंग की सुविधा देने जैसी सहायता मिलेगी। इसके अलावा कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल भी उन स्टेक होल्डर से बातचीत कर रहे हैं जो ट्रंप के टैरिफ की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ चीन भारत के साथ व्यापार बढ़ाने पर जोर दे रहा है, दूसरी तरफ चीन और भारत बॉर्डर विवाद को सुलझाने पर भी जोर दे रहे हैं।
इसके लिए चीन के विदेश मंत्री अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी खास तौर पर बॉर्डर विवाद पर बात करने के लिए भारत आ रहे हैं। यहां वो एनएसए अजीत डोभाल से बात करेंगे। भारत और चीन के बीच स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मैकेनिज्म है। इसी के तहत चीन के विदेश मंत्री और एनएसए के बीच स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स डायलॉग का दूसरा राउंड होगा। इससे पहले एनएसए डोभाल भी पिछले साल स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग के लिए चीन गए थे। पिछले साल जब पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 5 साल बाद मिले थे, तब दोनों नेताओं के बीच इस बात पर सहमति बनी थी कि वो रुकी हुई बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। उसी सहमति के तहत चीन के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। यानी चीन भी संकेत दे रहा है कि वो भारत के साथ बॉर्डर विवाद सुलझाने को लेकर बहुत गंभीर है। चीन हर दिन भारत की दोस्ती पर नए नए बयान दे रहा है। चीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज ही एक बयान जारी किया है कि भारत और चीन कई लेवल पर बातचीत कर रहे हैं। चीन की तरफ से कहा गया है कि वो भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। चीन ने कहा कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक पारस्परिक विश्वास को मजबूत करने, व्यवहारिक सहयोग को बढ़ाने, मतभेदों को उचित ढंग से निपटाने के लिए चीन भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। इसके अलावा चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत और चीन दोनों बड़े विकासशील देश हैं और ग्लोबल साउथ के अहम सदस्य हैं। भारत और चीन के सहयोग से दोनों देशों को फायदा होगा। दोनों देशों के लिए यही सही विकल्प है। यानी चीन खुलकर भारत से रिश्ते सुधारने की वकालत कर रहा है। और एक बार नहीं बॉस, मतलब पिछला 1 महीना देखिएगा तो चीन मतलब बार बार बोलकर यह यकीन दिलाना चाह रहा है कि हम सीरियस हैं। उसको पता है नरेंद्र मोदी और भारत ऐसे आसानी से विश्वास तो करेंगे नहीं। कौन करेगा चीन पर विश्वास? इसलिए चीन जो है वो पहले आगे बढ़कर भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बार बार बढ़ा रहा है। भारत चीन की इसी दोस्ती से ट्रंप भन्नाए हुए हैं। ट्रंप को कल पुतिन से मिलना है। ट्रंप और पुतिन की अमेरिका के अलास्का में मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर होगी। यह मीटिंग यह तय करेगी कि यूक्रेन युद्ध का भविष्य क्या होगा। यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा। ट्रंप का बहुत कुछ इस मीटिंग को लेकर दांव पर लगा है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाए और इसे रोकने का वो क्रेडिट लें और फिर उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। ट्रंप का इलेक्शन एजेंडा भी यही था। लेकिन युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा, तो किन शर्तों पर रुकेगा, यह सब ट्रंप पर नहीं पुतिन पर डिपेंड करता है। इसलिए देखिए कि मीटिंग से पहले ट्रंप पुतिन को धमकाने लगे कि अगर बात नहीं बनी तो बहुत बुरा अंजाम होगा। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि धमकी सिर्फ पुतिन को ही नहीं बल्कि इस मीटिंग से पहले भारत को भी अमेरिका धमकी दे रहा है। Will Russia face any consequences if Vladimir Putin does not agree to stop the war after your meeting on Friday? Yes, they will. Yeah. What will the consequences There will be be? consequences. Sanctions, tariffs? There will be, I don't have to say, there will be very severe consequences. ट्रंप पुतिन को धमका रहे हैं तो ट्रंप के मंत्री भारत को धमका रहे हैं। ट्रंप जानते हैं कि पुतिन सबसे ज्यादा भारत की बात मानते हैं। पुतिन को प्रेशर में लाना है तो भारत पे दबाव बनाओ। इसलिए ट्रंप के वित्त मंत्री ने कहा है कि अगर पुतिन और ट्रंप के बीच यूक्रेन युद्ध रोकने को लेकर सहमति नहीं बनी तो ट्रंप सरकार भारत पर टैरिफ लगाएगी। ये क्या बात हुई बॉस कि ट्रंप जो है अगर पुतिन से बात नहीं बना पाएंगे और पुतिन उनकी बात नहीं सुनेंगे तो भारत पर टैरिफ लगेगा। भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के नतीजे पर निर्भर करेगा। अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत रूस के तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। भारत पर टैरिफ लगाने से रूस की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा और पुतिन पर दबाव बनाया जा सकेगा। अगर इतना दबाव बनाने का शौक है तो जो नंबर 1 इंपोर्टर है उस पर लगाओ। चाइना पे क्यों नहीं लगाते हो? अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगाया। भारत तो तेल नहीं खरीद रहा ईरान से, चीन खरीद रहा है, उस पर क्यों नहीं लगाते? रूस को लेकर चीन पे सैंक्शन, चीन पे टैरिफ क्यों नहीं लगा रहे? भारत पे क्यों लगा रहे हो? इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ही ये युद्ध रुकवा सकते हैं और इसलिए उनको लगता है कि अगर ये टैरिफ वाली धमकी देंगे और मोदी अगर इन्वॉल्व हो गए तो शायद पुतिन बात मान लें, क्योंकि ट्रंप को पता है उनकी बात तो मानेंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका के वित्त मंत्री ने यह भी धमकी दी है कि सिर्फ अमेरिका ही भारत पर टैरिफ नहीं लगाएगा बल्कि अमेरिका यूरोप से भी भारत पर टैरिफ लगवा देगा। अब आप सोचिए कि कैसे भारत इन लोगों के आंखों में खटक रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के सामने इनकी दाल नहीं गल रही। भारत को ट्रंप का अमेरिका नई धमकी दे रहा है और वो भी ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले। तो इसकी अपनी वजह भी है। ट्रंप जानते हैं कि पीएम मोदी ही वो नेता हैं जो पुतिन से डील करवा सकते हैं। ट्रंप ये बात भी जानते हैं कि पुतिन किसी और की सुने या ना सुने, लेकिन पीएम मोदी की बात को गंभीरता से लेते हैं। ट्रंप ये बात जानते हैं कि पीएम मोदी ही वो नेता हैं जिन्होंने पुतिन के मुंह पर उन्हें यह बात समझाई थी कि यह युद्ध का दौर नहीं। इसके अलावा पीएम मोदी ही वो इकलौते ग्लोबल नेता हैं जो पिछले कुछ दिनों में पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दोनों से बात कर चुके हैं।
यानी ट्रंप खुद मान रहे हैं कि अगर उन्हें नोबेल पीस प्राइज चाहिए तो उन्हें मोदी की मदद लगेगी। यह है आज का नया भारत, यह है नरेंद्र मोदी। कि ट्रंप को भी इनडायरेक्टली यह लग रहा है कि भाई इधर से प्रेशर बनेगा तभी पुतिन मानेगा। दुनिया के कई बड़े नेता, कई एक्सपर्ट यही मानते हैं कि अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध कोई रुकवा सकता है तो वो मोदी है, रूस पर कोई असर डाल सकता है तो वो भारत है। और इसलिए ट्रंप भारत के पीछे पड़े हैं और ये नई धमकी दे रहे हैं। ट्रंप भले ही डायरेक्टली पीएम मोदी से मदद ना मांग पाए, लेकिन उनके करीबी नेता जमीनी हकीकत जानते हैं। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम, जो ट्रंप के करीबी माने जाते हैं, लिंडसे ग्राहम ने भारत पर टैरिफ लगाने का समर्थन किया था। यूक्रेन युद्ध रुकवाने में भारत की भूमिका के बारे में लिंडसे ग्राहम भी जानते हैं। लिंडसे ग्राहम ने कहा, जो ट्रंप के करीबी हैं, कि यूक्रेन युद्ध रुकवाने में भारत को ट्रंप की मदद करनी चाहिए। भारत अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके युद्ध रुकवाने में मदद करे। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि भारत इस मामले में मदद कर सकता है। भारत ऐसा करता है तो अमेरिका के साथ उसके संबंध अच्छे हो सकते हैं। यानी अमेरिका भी समझ रहा है कि चीन नहीं कर पाएगा, भारत कर देगा तो भारत पे प्रेशर बना। ट्रंप के करीबी नेता स्वीकार कर रहे हैं कि रूस को भारत ही समझा सकता है, लेकिन ट्रंप तो 7वें आसमान पर दुनिया के चौधरी बनना चाहते हैं। भारत पर दबाव बनाकर काम निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत ट्रंप के दबाव में नहीं आ रहा और इसी वजह से ट्रंप दिन ब दिन बौखलाते जा रहे हैं। जिस टैरिफ को हथियार बनाकर ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी भारत पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। अमेरिका की रेटिंग एजेंसी S&P ने ट्रंप के टैरिफ की हवा निकाल दी। S&P ने कहा है कि 50% टैरिफ का भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर ही नहीं पड़ेगा। अमेरिका को भारत का निर्यात जीडीपी का सिर्फ 2% है। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो हमें नहीं लगता कि ज्यादा टैरिफ का भारत पर कोई बड़ा असर पड़ेगा। भारत का पॉजिटिव आउटलुक बरकरार रहेगा। S&P ने यह भी कहा है कि टैरिफ से भारत में निवेश पर असर भी नहीं पड़ेगा। भारत में कई कंपनियां आ रही हैं और ये कंपनियां सिर्फ अमेरिकी बाजार को ध्यान में रखते हुए नहीं आ रही। इन कंपनियों का टारगेट भारत का विशाल बाजार है, क्योंकि उन कंपनियों को पता है भाई दूसरा अमेरिका खरीदना खरीद। आईफोन जैसे टिम कुक को पता है कि अमेरिका खरीदना खरीद। भारत में इतने लोग आज की डेट में सक्षम है आईफोन खरीदने के लिए। भारत में लाइन लग जाती है, नया आईफोन लॉन्च होता है, तो उसको क्या चिंता है भाई। भारत की ताकत महसूस की जा सकती है आज की डेट में, और भारत और चीन जिस तरह से करीब आ रहे हैं, अगर यह संभव हुआ तो बॉस ग्लोबल ऑर्डर बहुत तेजी से पलटी मारेगा। पाठशाला में अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा वोट चोरी पर राहुल का नया हंगामेदार प्लान तैयार। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सारी हवाई निकालकर रख दी। क्या वोट चोरी का माहौल बनाता इंडी गठबंधन बांग्लादेश मॉडल वाला प्लान तैयार कर रहा है क्या? राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ने आजकल वोटर लिस्ट पर खूब माहौल बनाया हुआ है। वोटर लिस्ट में अगर कोई सामान्य सी गड़बड़ी भी कहीं है कि किसी का मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, नाम गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो सीधा उसको वोट चोरी करार दे रहे हैं। इनकी राजनीतिक समझ और सामान्य समझ का ऐसा बुरा हाल हो गया है कि हारे हुए नेताओं को जीता हुआ घोषित करके अपनी ही खिल्ली उड़वा रहे हैं। मतलब अलग ही लेवल का ड्रामा चल रहा है। लगातार हार से हताशा तो होती है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि हताशा सिर पर ऐसे चढ़ जाएगी कि सोच समझकर काम करना ये लोग बंद कर देंगे। आज हम इंडी गठबंधन के इस नए सियासी ड्रामे के बारे में आपको बताएंगे, जिसे देखकर सुनकर आपको भी हंसी आई। लेकिन पहले यह देखिए कि लोग जिस मुद्दे पर इतने दिन से हंगामा कर रहे थे, संसद नहीं चलने दे रहे थे, सड़क पर बवाल काटे हुए थे, उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? भाई इंडी गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, कई लोग जो गए थे अलग अलग एजेंसीज, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि SIR असंवैधानिक है, यही लेके गए थे मामला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह मानने से इनकार कर दिया कि SIR असंवैधानिक है। इंडी गठबंधन या जो वहां पर पिटिशनर थे, उन्होंने SIR को रोकने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। पिटिशनर्स ने कहा कि SIR चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील भी खारिज कर दी। यानी जो लोग ये कहकर गए थे कि बिहार में SIR वोट चोरी के लिए हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने तो रोका नहीं, तो इसका मतलब वोट चोरी का पूरा नैरेटिव तो धुआं धुआं हो गया। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन शुरू होने के बाद ही इंडी गठबंधन ने वोट चोरी का आरोप लगाना शुरू किया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में सारे आरोपों की हवा निकल गई। इसके बाद अब राहुल गांधी सड़क पर उतरने की प्लानिंग कर रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता लोकसभा चुनाव हार गए थे, वो खुद को जीता हुआ घोषित कर रहे हैं। यहां तक कि इंडी गठबंधन के नेता बांग्लादेश मॉडल वाला प्लान तैयार करने में लग गए। गजब ही हंगामा और ड्रामा हो रहा है। उसके बारे में आपको बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हंगामे का ट्रेलर देखिए।
चोरी करके यहाँ पे नरेंद्र मोदी सांसद बने हैं और देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे माननीय अजय राय जी, उनके विजयी होने का जश्न मनाया है। किसी और के सांसद डिक्लेयर करने से ऐसी स्थिति में कहीं परिवर्तन हो नहीं सकता। कर सकेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि हटाए गए वोटरों की जानकारी जनता तक पहुंचानी होगी। गांव के लोग सिर्फ अधिकारियों के भरोसे ना रहे। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि इन आंकड़ों के लिए राज्य सरकार की वेबसाइट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट पर यह जानकारी डाली गई है। फिलहाल किसी को लिस्ट से हटाया ही नहीं गया है, सभी को प्री फिल्ड फॉर्म दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनके पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड को भी स्वीकार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 3 दिन के अंदर यानी मंगलवार तक यह सारा काम करने के लिए कहा है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई, लेकिन कांग्रेस आज के निर्देशों को अपनी जीत बताने लगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने स्पष्ट, ठोस और साहसिक फैसले से भारत के संविधान की रक्षा की। हमारे गणराज्य को प्रधानमंत्री और उनके लिए ढोल पीटने वालों की साजिशों से बचाने की एक लंबी लड़ाई है, लेकिन बिहार एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उम्मीद की एक किरण है। यह पहला बड़ा कदम है। क्या बड़ा कदम है बॉस? आप बोले एसआईआर रोक दो, एसआईआर तो रुकी नहीं। आपने बोला चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जा रहा है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ ये कहा कि जो 65 लाख लोग लिस्ट से बाहर होने वाले उनके नाम डाल दो। इससे क्या हो गया? ये बातें करना कांग्रेस की मजबूरी भी है, क्योंकि इसी पर राहुल गांधी के नए कैंपेन का माहौल बनना है। राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू करने वाले हैं। 16 दिनों की इस यात्रा की शुरुआत सासाराम से होगी और 1 सितंबर को पटना में गांधी मैदान पर इसका समापन है। उधर राहुल गांधी के आरोपों को सही ठहराने के लिए कांग्रेस के नेता अलग लेवल का ड्रामा करने में भी जुटे हैं। वाराणसी से आई इन तस्वीरों को ही देख लीजिए, जहां प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अजय राय अचानक जीत का जश्न मनाने लगे। चुनाव में हार के पूरे 14 महीने बाद ढोल नगाड़े, फूलों की माला और मिठाई लेकर इंडी गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी के नेता अजय राय के घर पहुंच गए। माहौल ऐसा मानो किसी बड़े चुनावी नतीजे की ताजा घोषणा हुई हो। इन लोगों ने अजय राय को फूलों की माला पहना दी। इसके बाद ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाना शुरू हो गया और अजय राय के समर्थन में नारेबाजी शुरू हो गई। लेकिन कितने लोग हैं? ढंग से 20 लोग भी नहीं हैं। इसी से आप समझ लीजिए कि कितने लोग जो हैं वो इनके समर्थन में। अब अजय राय को भी देखिए, जब सपा कार्यकर्ता जीत की बधाई देने के लिए उनके घर के पास पहुंचे तो वो भी बिल्कुल एक जीते हुए कैंडिडेट की तरह जश्न मनाने के लिए मुस्कुराते हुए उनके साथ निकल पड़े। अजय राय ने भी पीएम मोदी पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया और कह दिया कि जिस तरह एक ही घर में एक पिता के 50-50 बेटे निकल रहे हैं, उससे सच्चाई सामने आ चुकी है। अजय राय को सुनिए, फिर आपको एक ही घर में 50-50 बेटे निकलने की सच्चाई बताते हैं। वोट चोरी करके यहाँ पे नरेंद्र मोदी सांसद बने हैं और देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मैंने पहले भी कहा था कि काशी के लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमारा सांसद चोरी करके, वोट चोरी करके सांसद बना है। अभी के घर में 50-50 लोग निकल रहे हैं, 60-60 लोग निकल रहे हैं, उनके 49 बच्चे निकल रहे हैं। क्या है ये? भी तो सब जांच होने दीजिए, सारी चीजें सामने आ रही है। बहुत बढ़िया, खुद को खुद ही जीता हुआ घोषित कर लिए। 20 लोग इकट्ठा कर लिए, 20 भी हैं कि नहीं है अब पता नहीं। मिठाई उठाई खा लिए, 4 लोग माला पहना दिए, उसी में खुश हैं। वहीं एक कुर्सी लगा के उस पर प्रधानमंत्री लिख लें, वहीं से अपने हिसाब से सरकार चलाएं। वोट चोरी के मुद्दे पर जब कांग्रेस की दाल गलती नहीं दिख रही तो कांग्रेस ने पूरी ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी पर लगा दी। कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोपों को हवा देने के लिए वाराणसी लोकसभा सीट की वोटर लिस्ट का हवाला दिया। एक लिस्ट जारी की गई जिसमें वाराणसी के वोटर लिस्ट के एक पन्ने में दर्ज 50 वोटर्स के पिता के नाम की जगह एक ही नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है और यह नाम है राम कमल दास। वाराणसी की वोटर लिस्ट का जो पन्ना कांग्रेस दिखा रही है उसके मुताबिक इनमें सबसे ज्यादा उम्र के वोटर का नाम बनवारी दास और रामदास है, जिनकी उम्र 72 साल दिखाई गई है और पिता का नाम राम कमल दास लिखा है। लिस्ट में सबसे कम उम्र के वोटर की उम्र 28 साल दिखाई गई है, जिनके नाम राघवेंद्र और विजय पयाशी हैं। इनके पिता का नाम भी राम कमल दास लिखा है। इनके अलावा भी लिस्ट में 46 और नाम ऐसे हैं जिनके पिता के नाम की जगह राम कमल दास लिखा हुआ है। कांग्रेस इसे वोट चोरी का मामला बता रही है। सवाल उठा रही कि एक ही पिता के इतने बेटे कैसे हो सकते हैं। बवाल हुआ तो हमारी टीम भी जांच के लिए इन वोटर्स के पते पर पहुंची। पता चला कि यह पता राम जानकी मठ मंदिर का है, जिसे आचार्य राम कमल दास ने स्थापित किया था। मंदिर के प्रबंधक राम भरत शास्त्री जी ने बताया कि राम जानकी मठ मंदिर गुरु शिष्य परंपरा पर चलता है और आश्रम में सन्यासी जीवन जीने के लिए पहुंचने वाले शिष्य अपने गुरु का नाम पिता के नाम की जगह दर्ज करवाते हैं।
राम जानकी मठ मंदिर की तरफ से यह भी दावा किया गया कि यह पूरी तरह से कानूनी है और साल 2016 में सरकार ने इसकी मंजूरी दी थी, तब यह हो रहा है। क्योंकि उनका कहना है भाई ये लोग तो सन्यासी हैं, अपने घर परिवार को छोड़ के आए, तो अपने गुरु को पिता की जगह मानते हैं, तो उनका नाम लिखवा दिए। अब यह सामान्य सी बात है, कांग्रेस भी पता कर सकती थी, लेकिन जिसको सच जानना है वो पता करेगा, जिसको नहीं जानना है वो माहौल बनाएगा। वोट चोरी का माहौल सेट करने के लिए बांग्लादेश मॉडल की भी बातें हो रही। बिहार में तेजस्वी यादव पहले वोट चोरी के मुद्दे पर विधानसभा चुनाव के बॉयकॉट की बात कर चुके हैं। अब उनकी ही पार्टी के नेता मनोज झा बांग्लादेश वाले मॉडल की धमकी दे रहे हैं। सुनिए मनोज झा को। लोग बायकॉट कर देंगे भाई, बांग्लादेश में देखा ना क्या हुआ। इसलिए तो हाथ जोड़ के हर बार कहते हैं चुनाव आयोग से कि बांग्लादेश के चुनाव आयोग को अपना आदर्श मत मानिए। ये सुकुमार सेन आपके प्रथम चुनाव आयुक्त थे। थोड़ा पढ़िए, थोड़ा सीखिए, संवेदना रखिए। ये मरेगी तो बांग्लादेश आपका आदर्श हो जाता है। कई बार घूम फिर कर ये लोग बांग्लादेश बांग्लादेश याद दिलाते हैं। कभी पहले, उससे पहले श्रीलंका याद दिलाते थे। इच्छा मन में क्या यही है? लोग पूछ रहे हैं कि भाई बांग्लादेश श्रीलंका जैसा हाल हो, सड़क पर पब्लिक आके हंगामा करे, ये चाहते हैं क्या? लेकिन फिलहाल तो पब्लिक कितना सपोर्ट कर रही है वो दिख ही रहा है। पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा ट्रंप के आगे दुम हिलाते मुनीर की गजब बेइज्जती। पाकिस्तान में पब्लिक ने मुनीर को कुत्ता घोषित कर दिया गया। पाकिस्तान की आजादी की सालगिरह पर शहबाज मुनीर की सबसे बड़ी बेइज्जती का चैप्टर। ट्रंप की गोद में आखिर बैठा क्यों पाकिस्तान, क्या है कहानी? चीन को धकिया देगा क्या मुनीर? पाकिस्तान का फील्ड मार्शल असीम मुनीर ट्रंप के आगे दुम हिलाता घूम रहा है और अब तो पाकिस्तान में ही मुनीर को अमेरिका का पालतू कुत्ता घोषित कर दिया गया है। मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में नारे लग रहे हैं। आज पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान के कोने कोने में मुनीर और उसकी फौज के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग नारे लगा रहे हैं, अमेरिका ने कुत्ते पाले, वर्दी वाले वर्दी वाले। यानी पाकिस्तान की पब्लिक ने मुनीर को सीधे सीधे ट्रंप का कुत्ता ही घोषित कर दिया। बच्चे नारे लगा रहे हैं भाई कि अमेरिका ने कुत्ते पाले, वर्दी वाले वर्दी वाले। ट्रंप के आगे दुम हिलाते मुनीर ने पाकिस्तान का ऐसा हाल कर दिया कि पाकिस्तान न घर का रहेगा न घाट का। क्योंकि एहसान फरामोश पाकिस्तान ट्रंप के से सटने के चक्कर में चीन से पंगा ले चुका है। उधर मुनीर की बैक टू बैक 2 अमेरिका विजिट ने चीन के कान खड़े कर दिए। अमेरिका और चीन की टैरिफ वॉर के बीच पाकिस्तान पर ट्रंप की मेहरबानियां भी चीन को चुभ रही होंगी। बलूचिस्तान में ट्रंप की दिलचस्पी से भी चीन को चिढ़ मचना लाजमी है और इसलिए भी चीन अब भारत के और करीब आ रहा है, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि पाकिस्तान सिर्फ कटोरा लेके घूमता है जिसमें उसको पैसा चाहिए। जो पैसा दे दे उधर जाके सट जाता है। भारत सम्मान वाला देश है और भारत से सटने में, दोस्ती करने में चीन को भी फायदा देता है। भारत और चीन की बढ़ती नजदीकियों ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर के दिल की धड़कनें बढ़ा दी, जिसे लग रहा था कि वो ट्रंप से भी काम निकलवा लेगा और चीन तो पाकिस्तान का साथ कभी छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान की आजादी की सालगिरह पर देश और विदेश में शहबाज और मुनीर की सबसे बड़ी बेइज्जती का पूरा चैप्टर आज खोलूंगा। डोनाल्ड ट्रंप को 2 तरह के लोग ही समझ में आते हैं, या तो ऐसे लोग जो ट्रंप को सीधा जवाब देते हैं, या फिर ऐसे लोग जो ट्रंप के तलवे चाटने में लगे रहते हैं। मुनीर दूसरी तरह के लोगों में शामिल है। उसे पता है कि ट्रंप की चापलूसी की तो ट्रंप बड़ा इनाम दे देगा। लेकिन असीम मुनीर ट्रंप के आगे पीछे जिस तरह दुम हिलाता घूम रहा है, अब तो पाकिस्तान के लोग भी मुनीर की असली औकात समझ चुके हैं। कोई मुनीर को वर्दी वाला कुत्ता बता रहा है। क्या इज्जत है इस आदमी की, सोचिए। पाकिस्तान मुनीर की ऐसी भयंकर बेइज्जती खुद पाकिस्तान में हो रही। खुद पाकिस्तान के लोग ही मुनीर के कपड़े फाड़ने में जुटे। मुनीर को ट्रंप का गुलाम, ट्रंप का पालतू कहा जा रहा है, ट्रंप का टॉमी बताया जा रहा है, क्योंकि मुनीर ने काम ही ऐसा किया है। उसे खुद भी अंदाजा था कि बहुत जल्द पाकिस्तान के लोग उसे ट्रंप का कुत्ता कहने लगे। शायद तभी उसने अमेरिका में पाकिस्तानियों से बात करते हुए कहा था कि अगर कोई कुत्ता भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाता है और अच्छा काम करता है तो पाकिस्तानियों को उसकी सराहना करनी चाहिए। उसने खुद कह दिया था भाई कि कुत्ता भी अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अच्छा काम करे तो तारीफ करो, क्योंकि उसको पता था ये दिन आएगा कि लोग मुझे कुत्ता बताएंगे। मुनीर भी ट्रंप के कंधे पर चढ़कर पाकिस्तान का सर्वे सर्वा बनना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो पाकिस्तानियों के लिए ही ट्रंप का कुत्ता बनता चला गया। वहां के लोग कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पर कैसी कैसी तस्वीरें पोस्ट की जा रही। मुनीर के गले में पट्टा बंधा हुआ दिखाया जा रहा है, जिसे ट्रंप कंट्रोल कर रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, विदेशों में बसे पाकिस्तानी भी मुनीर को सरेआम गालियां देते रहे।
आप देखिए 1.5 महीने पहले जब मुनीर अमेरिका गया था तो पाकिस्तानियों ने उसे मास मर्डरर बता दिया। अमेरिका के तलवे चाटने के चक्कर में मुनीर इतना नीचे गिर गया कि पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं कि भाई कुछ तो शक है, कुछ। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि मुनीर इतना गिर गया है कि उसने मुसलमानों के नरसंहार के जिम्मेदार ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार की सिफारिश कर दी। लोग हैरान है कि जिस ईरान को पाकिस्तान अपना दोस्त कहता है, उस ईरान पर बम गिराने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति के पैरों में मुनीर गिरा पड़ा है। लोग यह भी कह रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के नरसंहार में शामिल शख्स के साथ पाकिस्तान का आर्मी चीफ हाथ मिला रहा है, तो उससे ज्यादा बेशर्म कोई नहीं हो सकता। पाकिस्तान में एक्सपर्ट तो इस बात से भी हैरान है कि मुनीर ने पाकिस्तान का सर्वोच्च सैन्य सम्मान उस अमेरिकी जनरल माइकल कुरियन को दे दिया जिसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों को लीड किया था। इसलिए पाकिस्तान के लोग अपने आर्मी चीफ की तुलना ट्रंप के पालतू कुत्ते से कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि मुनीर ने तो पाकिस्तान की इतनी बुरी बद पिटवा दी है जितनी पहले कभी किसी ने नहीं पिटवाई। पूरे पाकिस्तान में असीम मुनीर की थू-थू हो रही है, लेकिन उसकी अपनी ही नौटंकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। भारत से बुरी तरह पिटने के बाद भी पहले उसने खुद को फील्ड मार्शल बनवा लिया और अब आज पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर खुद को हिलाले जुर्रत से भी नवाज दिया। यह अवार्ड पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य अवार्ड है जो असीम मुनीर को भारत के खिलाफ जंग लड़ने और फर्जी जीत के बदले दिया गया है। मजे की बात देखिए कि जिन राष्ट्रपति जरदारी को हटाकर मुनीर खुद पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनने की फिराक में है, उन्हीं जरदारी से मुनीर ने खुद को यह अवार्ड दिलवाया। मतलब मुनीर की मक्कारी देखिए, उसके लिए भी अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन भारत ने इतना पीटा, दुनिया के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत ने धुआं कर दिया पाकिस्तान। ये आदमी हर मंच पे खुद ही अवार्ड लेके खड़ा हो जाता है कि मुझे दे दो। वैसे पाकिस्तान की मक्कारी तो वर्ल्ड फेमस है। पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है, उसे सिर्फ डॉलर दिखते हैं, पैसा दिखता है। ट्रंप से पाकिस्तान को जरा सी लिफ्ट क्या मिली, उसने तो चीन को दुलत्ती मार दी। चीन को धोखा देकर ट्रंप का वफादार बनने में मुनीर पूरी तरह से लग गया है। मुनीर को लग रहा है कि भारत से अब पाकिस्तान को सिर्फ अमेरिका ही बचाएगा। मुनीर को लग रहा है कि ट्रंप पाकिस्तान को FATF में ब्लैकलिस्ट में जाने से बचा लेगा। मुनीर को लग रहा है कि ट्रंप पाकिस्तान को F-16 जैसे लड़ाकू विमान दान में दे दे। और मुनीर को यह भी लग रहा है कि ट्रंप ही उसे पाकिस्तान का अगला तानाशाह भी बनवा सकता है। मुनीर को एक्चुअली यह भी पता है कि अमेरिका जो है ना, वो भीख देता है तो वो पैसा वापस नहीं मांगता। चीन क्या उधार देता है, उधार देके कहता है चुका देना, नहीं दोगे तो ये दो, ये दो, ये दो, इधर मुझे ये करने दो। ये वाला हिसाब रहता है चीन का। वो बिजनेसमैन और उसे पता है अमेरिका क्या है, इतने साल से आतंकवाद को रोकने के नाम पे पैसा दे रहा, अभी और देगा। ट्रंप भी पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत पर प्रेशर बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, लेकिन इस चक्कर में पाकिस्तान के अंदर मुनीर की इमेज एक गली के गुंडे जैसी बन चुकी। ट्रंप भले ही मुनीर को खुली छूट दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की लगाम उनके ही हाथ में। और मुनीर को ट्रंप इतना इसलिए पुचकार रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान को चीन से दूर करना चाहते हैं। ये वही चीन है जिसने पाकिस्तान को अब तक 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज देकर उसका दिवालिया पिटने से बचाया हुआ है। पाकिस्तानी फौज के 80% हथियार चाइनीज हैं, जिनके दम पर मुनीर उछलता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमलों में चीन के हथियार जिस तरह फिसड्डी साबित हुए, उसके बाद ट्रंप ने पाकिस्तान को सस्ते में अमेरिकी हथियार देने का ऑफर दिया और पाकिस्तान ने पाला पलट दिया। अब पाकिस्तान तो अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया, लेकिन चीन भी पाकिस्तान को ऐसे सस्ते में नहीं छोड़ेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन पाकिस्तान पर अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल कर सकता है, पाकिस्तान पर अपने कर्ज की रकम को जल्द से जल्द लौटाने का प्रेशर बना सकता है, पाकिस्तान के साथ हुई डिफेंस डील्स को रद्द कर सकता है, सीपेक के जरिए ग्वादर बंदरगाह जैसी रणनीतिक प्रोजेक्ट्स पर अपनी पकड़ को मजबूत कर सकता है। और अब भारत के साथ चीन ने अपने संबंधों को सुधारने की शुरुआत करके पाकिस्तान को मैसेज दे भी दिया है कि अब पाकिस्तान अपना हिसाब खुद देगा। तो ये तो पाकिस्तान का हाल था। आज उनका इंडिपेंडेंस डे है तो सोचा बताऊं। पाठशाला में अगला चैप्टर, जिसमें आपको यह भी बताता हूं कि राहुल के बाद अखिलेश का ऐसा कांड, मोदी को हिटलर बुलाने वालों का चेहरा शर्म से झुक गया होगा क्या? योगी वर्सेस अखिलेश का सबसे बड़ा घमासान, सपा की पीडीए वाली पाठशाला बंद करा दी क्या योगी ने? राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, इंडी गठबंधन लोकतंत्र और संविधान को लेकर बड़ी बड़ी बातें करता है। नरेंद्र मोदी को हिटलर कहा जाता है, लेकिन खुद ये लोग क्या करते हैं कभी इसके बारे में नहीं सोचते। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाकर ढोल पीटा, और जब कर्नाटक में इन्हीं की सरकार के एक मंत्री ने कह दिया कि वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ी हुई तो उस वक्त तो कांग्रेस सत्ता में थी, उसने क्यों नहीं देखा, तो ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर दिया।
इसी तरह से अखिलेश यादव ने आज सच का साथ देने वाली अपनी ही पार्टी की विधायक को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन आज अखिलेश यादव को पीडीए का रट्टा लगाना बड़ा महंगा पड़ गया। सीएम योगी ने विधानसभा में पूरी समाजवादी पार्टी के धागे खोल दिए। समाजवादी पार्टी के परिवारवाद पर सीएम योगी ने ऐसी ऐसी बातें बोली कि अखिलेश यादव को जवाब देना मुश्किल हो गया। लेकिन अखिलेश को सबसे बड़ा झटका उन्हीं के विधायक ने दिया। समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने भरे सदन में सीएम योगी की जमकर तारीफ कर दी। यही नहीं, पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी को भी जमकर खरी खोटी सुना दी। अखिलेश यादव को सीएम योगी ने पीडीए की क्लास का कौन सा चैप्टर पढ़ाया, अपनी ही विधायक पर अखिलेश यादव ने कौन सा एक्शन लिया, क्या हुआ है, सब दिखाऊंगा। पहले जरा ट्रेलर देखिए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। क्या आप लोगों का आचरण है, अपने को समाजवादी कहते हैं। अखिलेश यादव जैसे इंडी गठबंधन के नेताओं का डबल स्टैंडर्ड देखिए कि इनके एजेंडे के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो तुरंत एक्शन हो जाता है। समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल को आज समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया क्योंकि उन्होंने विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ कर दी। पूजा पाल के बयान को सुनकर समाजवादी पार्टी के विधायकों की आंखें फटी की फटी रह गई। अखिलेश यादव की विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के आने के बाद मुझे न्याय मिला। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। सुनिए पूजा पाल ने कैसे समाजवादी पार्टी को आईना दिखाया, फिर आपको बताता हूं कि इन पर एक्शन क्या हो गया। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना पूजा पाल को भारी पड़ गया। अखिलेश यादव ने बिना देर किए पूजा पाल को पार्टी से बर्खास्त कर दिया और बीजेपी से मांग भी कर डाली कि उन्हें टिकट दे दे। सुनिए अखिलेश यादव। उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने, मुझे उम्मीद है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आप लोग। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे। सोचिए, ये लोग नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि तानाशाह हैं, लेकिन अपनी पार्टी में जरा सा भी इधर उधर किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकते। जबकि पूजा पाल वो महिला हैं जो अपने पति के मर्डर में जो व्यक्ति शामिल था उस पर एक्शन हुआ तो उस पर खुशी जता रही कि भाई मुझे न्याय मिला। अखिलेश यादव तो योगी की तारीफ से चिढ़ गए, लेकिन उन्हें भी अपनी ही विधायक पूजा पाल का दर्द समझना चाहिए था। ये वही पूजा पाल हैं जिनके पति राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को हत्या कर दी गई। राजू पाल 2004 में प्रयागराज पश्चिम सीट से उपचुनाव जीते। राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को हराकर चुनाव जीता था। अतीक के गुंडों ने ही राजू पाल की हत्या की थी। बाद में पूजा पाल समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई, लेकिन न्याय नहीं मिला। योगी सरकार आने के बाद अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया। 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई। ऐसे में पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी की जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ विश्वास की नजरों से देखती है और योगी सरकार के आने के बाद उन्हें न्याय मिला। पूजा पाल की बगावत करने के बाद आज अखिलेश यादव ने उनसे किनारा कर लिया, लेकिन सीएम योगी से कैसे पार पाएंगे, इसका फॉर्मूला अभी भी अखिलेश के हाथ नहीं लगा, क्योंकि अब तो सीएम योगी अखिलेश पर और ज्यादा तीखे हमले कर रहे हैं। आज सीएम योगी ने अखिलेश यादव के पीडीए और परिवारवाद को भी जोड़ दिया। सुनिए पीडीए को लेकर सीएम योगी ने क्या कहा। मैं उस विजन को देख रहा था जो विकास की कम, सत्ता की ज्यादा बात कर रहा है।
जो अपने स्वयं की बात कर रहा था, यानी केवल अपने तक सीमित करना, आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। जब जब सियासत में परिवारवाद की बात आती तब तब अखिलेश यादव बैकफुट पर आ जाते। अब अखिलेश यादव को समझ नहीं आ रहा कि पीडीए की इस परिभाषा पर क्या बोलें, तो उन्होंने कह दिया कि योगी भी पीडीए से ही निकले। सुनिए अखिलेश यादव को। मुख्यमंत्री जी भी पीडीए के ही निकले हुए हैं। उदाहरण, इनके मामा अगर ना आए होते, अगर इनके मामा मठ में ना होते, मुझे नहीं पता कि किस कारण उत्तराखंड से यहाँ आए हैं। ये हमारे प्रवासी मुख्यमंत्री हैं, नेटिव प्लेस नहीं उनकी है, तो इसलिए उनसे बेहतर कौन समझेगा, क्योंकि मठ में जिस स्थान पर बैठे हैं, मैं तो लोकसभा में बाद में आया हूं, वो तो पहले कब्जा किए हैं, तो असली उदाहरण कोई है तो वो भी तो उदाहरण उसी के हैं। अखिलेश यादव ने बीच में शायद योगी को चिढ़ाने के लिए पीडीए पाठशाला शुरू की, लेकिन आज योगी ने पीडीए पाठशाला के सियासी स्टंट पर भी तगड़ा वार किया। एक बार वो भी सुनिए। सदैव बाबू कल्याण सिंह जी के समय में जब यहां पर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया था कि नहीं, गौ से गमला भी होगा और गौ से गणेश भी पढ़ा दो, तो आपने कह दिया नहीं, गौ से गणेश नहीं होगा, ये तो सांप्रदायिक है, यानी भगवान को भी आपने सांप्रदायिक बना दिया। आपने कहा गौ से गधा सबसे अच्छा होगा, ये आप पढ़ा रहे थे। अब ग से गमला मानना है, गढ़ से गणेश मानना है, ये तो यूपी की जनता चुनाव में भी तय कर देगी।